हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इवान IQ। लास्ट क्लास में अपन लाइफ प्रोसेस चैप्टर कर रहे थे, जो क्लास 10th का चैप्टर नंबर 6 है। बायो का वो फर्स्ट चैप्टर था और अपन ने पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। जैसे उसमें जो भी इंक्लूडेड था, जैसे अपन ने फोटोसिंथेसिस प्रोसेस देखा था, फिर ह्यूमन के अंदर डाइजेशन देखा था, फिर रेस्पिरेशन देखा, फिर सर्कुलेशन देखा, फिर प्लांट्स का सर्कुलेशन देखा, और फिर बाद में लास्ट में एक्सक्रीशन देखा ह्यूमन्स का, और लास्ट में प्लांट्स का भी एक्सक्रीशन हुआ। तो अपन ने इतने सारे लाइफ प्रोसेस कंप्लीट कर लिए थे, मतलब बायो का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया था। और उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस भी अपन ने मेन कर लिए थे कि कैसे-कैसे क्वेश्चंस आस्क हो सकते हैं। जैसे उसमें ऐसा क्वेश्चन था कि डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन एंड लेबल इट, एक्सप्लेन द फंक्शनिंग ऑफ एक्सक्रीशन सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग। ऐसे करके डिफरेंट फंक्शंस थे और डिफरेंट क्वेश्चंस भी थे। तो अपन इस क्लास में क्या करने वाला है, अपन इस क्लास में एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो केमिस्ट्री का है, और केमिस्ट्री का वो चैप्टर नंबर 3 है। ठीक है, तो अपन एक बार स्टार्ट करते हैं नया चैप्टर। उसकी हेडिंग में बता देता हूँ क्या चैप्टर है। तो अपन केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 कर रहे हैं और साइंस की बुक का भी चैप्टर नंबर 3 कर रहे हैं। उस चैप्टर का नाम है मेटल एंड नॉन मेटल्स। तो अपन स्टार्ट करते हैं मेटल एंड नॉन मेटल। तो हेडिंग पुट कर लेते हैं। ठीक है, तो अपन को स्टार्ट करना है आज से मेटल्स एंड नॉन मेटल्स वाला चैप्टर। अब मेटल्स एंड नॉन मेटल्स है तो उसमें जैसे दो तरीके से क्लासिफाई करा हुआ है कि मेटल कैसे होता है, नॉन मेटल कैसे होता है। दो तरीके से अपन क्लासिफाई करेंगे। पहले कैसे, पहले अपन उसको क्लासिफाई करेंगे फिजिकली, कि जो जो प्रॉपर्टीज होगी, फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज होगी, फिर नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज होगी, और उसके हिसाब से अपन क्लासिफाई करेंगे कि ये सारी प्रॉपर्टीज मेटल की है तो इसका मतलब ये मेटल होगा, और ये सारी प्रॉपर्टीज नॉन मेटल की है तो इसका मतलब ये नॉन मेटल होगा। तो ये तो फिजिकली, और एक होता है केमिकली। और केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो अपन का मेन जो रहेगा ना फोकस, वो इसी पे ही रहेगा, केमिकली वाले पे, कि केमिकली मतलब कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं मेटल और नॉन मेटल को। जैसे अपन ऐसा एग्जांपल लेंगे कि मेटल जो होता है वो वाटर से रिएक्ट कर लेता है, और रिएक्शन के बाद में कभी कभार क्या हो रहा है कि वो बर्न हो जाता है, और कभी कभार वो बर्न नहीं होता है। तो मेटल का ये ऑब्जर्वेशन हुआ, लेकिन नॉन मेटल को अपन ने वाटर से रिएक्ट कराया तो रिएक्ट ही नहीं हुआ। तो अपन दो चीजों को लेंगे, जैसे अपन ए कंपाउंड को ले रहे हैं, बी कंपाउंड को ले रहे हैं। ए ने अगर आग निकाली वाटर के साथ में तो उसका मतलब मेटल होगा, और अगर बी ने आग नहीं निकाली और उसने रिएक्ट भी नहीं करा तो जो नॉन रिएक्टिव होगा वो नॉन मेटल होगा। तो ये तो अपन प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे अच्छे से। बस ये बताना था कि अपन दो तरीके से क्लासिफाई करेंगे, एक फिजिकली और एक सेकंड केमिकली। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं फिजिकल क्लासिफिकेशन का और फिजिकल प्रॉपर्टीज मेटल्स और नॉन मेटल्स की। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो एक बार लिख देते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। पहले अपन पढ़ रहे हैं मेटल की प्रॉपर्टीज। ठीक है, जैसे अपन जो एटम्स बोलते हैं ना, जैसे एटम्स डिफरेंट टाइप के होते हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम। जैसे ये सब है हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, ऐसे ये सब एटम्स हैं। अब इन एटम्स में से कोई मेटल होगा, कोई नॉन मेटल होगा, और फिर मेटलॉइड भी होगा। तो सारे जो एटम्स हैं उनको बेसिकली तीन कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया, एक मेटल, एक नॉन मेटल और एक मेटलॉइड। ठीक है, अब मेटलॉइड कम ही होते हैं, 7 ही होते हैं जितना अभी तक नोन है ना, उनमें सिर्फ 7 ही ऐसे जो एटम्स हैं वो मेटलॉइड होते हैं। बाकी सब जो होते हैं वो कौन होते हैं, बाकी सब मेटल और नॉन मेटल वाली कैटेगरी वाले। अब आप सोचो कि H2O, जैसे अपन वाटर बोलते हैं ना, ये क्या है, ये मेटल है कि नॉन मेटल है? तो ये ना तो मेटल है ना नॉन मेटल है, ये कंपाउंड है। ठीक है, क्योंकि ये दो एटम से बना हुआ है ना, तो मेटल और नॉन मेटल जो क्लासिफिकेशन हुआ है ना, वो सिंगल एटम का है। ऐसे नहीं आप H2O को नॉन मेटल बोल रहे हो, H2O कभी एक नॉन मेटल नहीं है, ये तो एक कंपाउंड है। ठीक है, अपन को सिंगल एटम्स को लेना, हीलियम को ले लिया, लिथियम को ले लिया, बेरिलियम को ले लिया, इसको लेना। ऐसे नहीं आप H2O को क्लासिफाई करो कि नॉन मेटल है। ठीक है, ये नॉन मेटल नहीं है, ये कंपाउंड है जो अपन को नहीं पढ़ना। तो अपन को कंपाउंड्स के बारे में नहीं पढ़ना है कि मैग्नीशियम क्लोराइड क्या होता है, ये मेटल है कि नॉन मेटल है, ये सब नहीं है। ये तो पूरा एक कंपाउंड है, अकेला आइटम। जैसे मैग्नीशियम है वो क्या है, वो अपन को पढ़ना है। क्लोरीन है वो क्या है, वो अपन को पढ़ना है कि वो मेटल है कि नॉन मेटल है। मैग्नीशियम क्लोराइड तो कंपाउंड है, कंपाउंड को अपन क्लासिफाई नहीं करेंगे मेटल या नॉन मेटल में। ठीक है, तो अपन का बेसिक पता चल गया कि एटम को क्लासिफाई करना है, ना कि कंपाउंड्स को। और एटम को अपन एलिमेंट बोलते हैं, तो अपन एलिमेंट्स को क्लासिफाई करेंगे मेटल नॉन मेटल में। तीन होते हैं, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड। तो एक बार यहाँ लिख देते हैं हमको। जो भी अपन के आसपास एटम्स है, ऑक्सीजन है, उसको अपन क्लासिफाई कर देंगे इन तीन कैटेगरी में।
फिर आसपास जो भी है, जैसे प्लास्टिक है, ये कांच है, सिलिकॉन है, और जो भी आसपास जैसे अपन मिल्क पीते हैं तो कैल्शियम होता है उसमें, तो इन सबको अपन क्लासिफाई करेंगे सिर्फ 3 कैटेगरी में। पहला कौन है? मेटल। सेकंड अपन का नॉन मेटल, और थर्ड अपन का मेटलॉइड। ठीक है, तो अपन को 3 ये पढ़ना है, 3 तरीके से क्लासिफाई करना है। अब कोई भी आइटम को देखते ही पहचानना है कि मेटल है कि नॉन मेटल है। तो देखने का उसका मतलब क्या, अपन फिजिकल अपीयरेंस से जज करेंगे, और फिजिकल अपीयरेंस से जज करेंगे, फिजिकल अपीयरेंस के हिसाब से किसी को जज नहीं करना चाहिए, पर एटम के लिए जज करें तो चलेगा। ठीक है, तो अपन फिजिकल अपीयरेंस के हिसाब से जज करेंगे। फर्स्ट क्या है? फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं अपन मेटल की। ठीक है, तो फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी है लस्टर। लस्टर क्या होती है? शाइन। देखो, जैसे ये मेटल होता, इसका सरफेस अभी ब्लैक लग रहा है, मैं इसको थोड़ा रब करा और मैंने क्या नोटिस करा कि इसके अंदर से शाइनिंग सरफेस बाहर आई। तो शाइनिंग सरफेस बाहर आई, जैसे आप कोई भी चीज देखते हो ना, आप गोल्ड को देखते हो, शाइनिंग सरफेसिंग होती है। सिल्वर को देखो, चांदी को आप जो घर में देखते हो, वो सब एक शाइनिंग सरफेस के साथ में, उस सबको बोलते हैं लस्टर। स्टील के बर्तनों को देखो, सब में शाइन है। तो ये जो शाइन होती है, इसको बोलते हैं मेटल की एक प्रॉपर्टी। तो बहुत ज्यादा लस्टरस होते हैं कौन? मेटल्स। अपन मेटल्स की प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं ना, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। तो पहला तो आ गया लस्टर, ऐसा अपन बहुत सारी पढ़ेंगे। फिर सेकंड आते हैं। सेकंड क्या है? सेकंड है डक्टिलिटी। ठीक है, डक्टिलिटी क्या होती है? तो जैसे मैंने बोला कि ये कोई मेटल है, ये कोई मेटल है, इसको मैंने दोनों तरफ से खींचा। ठीक है, दोनों तरफ से खींचा, और खींचने के बाद मुझे क्या पता चला? ये खींचता ही जा रहा है, ये बड़ा हो गया, और खींचा तो और हो गया। तो इसको अगर मैं खींचूंगा तो उसके वजह से क्या होगा? जैसे ये था, ये मेटल था, और इसको दोनों तरफ से अगर मैं फोर्स से लगा के खींच रहा हूं तो उसकी वजह से क्या हो रहा है? ये वायर की फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। तो इस प्रॉपर्टी को क्या बोलेंगे? डक्टिलिटी। ठीक है, कोई भी मेटल की जो प्रॉपर्टी होती है ना, जिसकी वजह से वो स्ट्रेच आउट होके वायर की फॉर्म में आ सकता है, उसको अपन बोलेंगे डक्टिलिटी। तो डक्टिलिटी को डिफाइन भी कर सकते हैं। तो डक्टिलिटी को कैसे बोलोगे? द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स बाय वर्च्यू ऑफ विच इट कैन बी स्ट्रेच्ड आउट इन द फॉर्म ऑफ वायर्स इज नोन एज डक्टिलिटी। ठीक है, तो मैंने प्रॉपर्टी बोल दी ओरली, तो यही प्रॉपर्टी होती है। ओरली बोल दी, लिखने की जरूरत नहीं है, लिखोगे आप। तो डक्टिलिटी ये होती है। ठीक है, ऐसी प्रॉपर्टी मेटल्स की जिसको अपन मेटल्स को स्ट्रेच करेंगे तो वो वायर की फॉर्म में आएगा, तो उसको अपन बोलते हैं डक्टिलिटी। अब इसको देखो, ये एक मेरे पास प्लास्टिक का पेन है जिससे मैं लिखता हूँ। अगर मैं इसको खींचूंगा तो क्या होगा? ये टूट जाएगा, ये वायर की फॉर्म में नहीं आएगा, तो ये तो ब्रेक हो गया। तो मेटल्स में डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी होती है, और नॉन मेटल्स में डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी नहीं होती है। इसका मतलब ये मेटल है कि नॉन मेटल है? इसमें डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी नहीं है, इसका मतलब ये क्या है? ये एक नॉन मेटल है। तो मेटल्स की प्रॉपर्टीज अपन पढ़ेंगे सारी, जो भी मेटल्स की प्रॉपर्टी है, और जो भी प्रॉपर्टीज मेटल्स की नहीं होगी वो सारी प्रॉपर्टीज हो जाएगी नॉन मेटल की, है ना। तो मेन अपन मेटल्स की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, और जो भी नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी है वो मेटल्स की नहीं होगी। ठीक है, तो डक्टिलिटी आ गया। अब ऐसे वन वर्ड्स आएंगे बीच बीच में से कि मोस्ट डक्टाइल मेटल कौन है। जैसे कोई भी मेटल का एग्जांपल हो, आयरन एक मेटल है, अपन को पता है, कॉपर भी एक मेटल है, सिल्वर भी एक मेटल है, पर मोस्ट डक्टाइल कौन है? तो मोस्ट डक्टाइल जो है वो ज्वेलरी में बहुत ज्यादा यूज होता है, उसका नाम है गोल्ड। ठीक है, मोस्ट डक्टाइल मेटल। ठीक है, तो गोल्ड आ गया अपन के पास में मोस्ट डक्टाइल मेटल। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं थर्ड प्रॉपर्टी पे। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है? तो थर्ड प्रॉपर्टी है कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी क्या होती है? तो कंडक्टिविटी के लिए पहले थोड़ी बहुत एक्टिविटी देखते हैं। क्या एक्टिविटी देखी? मैंने एक कोई भी मेटल की रॉड ली, कोई भी मेटल की रॉड है, और यहाँ पे क्या करा? एक कैंडल जला के रखा। ठीक है, ये और मैंने ये मेटल की रॉड को कहीं ना कहीं से ऐसे बांध के रखा था, ये कहीं से ऐसे हैंग्ड है। ठीक है, मेटल की रॉड कहीं गिर रही नहीं है, ये ऐसे करके पूरी एक्टिविटी कर रहा हूं मैं। यहाँ से मैंने कैंडल जलाई। अब क्या करा? मैंने यहाँ पे हाथ रखा, पहले स्टार्टिंग में जब जैसे ही मैंने ये जलाई थी तो स्टार्टिंग में हाथ रखा, ये ठंडा ही था। फिर मैंने वापस हाथ रखा 10 मिनट के बाद में, तो मैंने जैसे हाथ लगाया गर्म हो चुका था। तो गर्म क्यों हुआ? गर्म इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ की जो हीट है ना, यहाँ पे तो हीट आ रही है क्योंकि जल रहा है, तो उसकी वजह से हीट हो रही है ये चीज, और यहाँ की हीट क्या आगे बढ़ रही है। ये हीट हर इसके एटम्स में जा जाके टच होते होते आगे आगे जा रही है। इसका मतलब ये क्या हो रहा है? ये हीट कंडक्ट हो रही है, आगे ट्रांसफॉर्म हो रही है ना, एक प्लेस से दूसरी फॉर्म पे, एक प्लेस से दूसरी जगह पे ट्रांसफॉर्म हो रही है। इसको क्या बोलते हैं? कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी दो चीजों की होती है,
हीट की और इलेक्ट्रिसिटी की। जैसे मैंने यहाँ पे करंट भेजा इसमें से और यहाँ पे टच किया, और अगर करंट मेरे को आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, करंट पूरी वायर के अंदर से होते हुए गया है, तो इसका मतलब वो क्या है, वो वायर कंडक्टिव है करंट के लिए। और अगर मैं हीट की बात कर रहा हूँ तो इसका मतलब वो क्या है, वायर कंडक्टिव है हीट के लिए। ठीक है, तो ये आया तो मेरे को पता चला कि हाँ भाई गर्म हो रहा है, तो इसका मतलब ये कंडक्टिव है। तो जो मेटल्स होता है ना, वो हमेशा हीट के लिए और इलेक्ट्रिसिटी दोनों के लिए कंडक्टिव होते हैं, और नॉन मेटल्स ऐसे नहीं होते। जैसे मैंने ये एग्जांपल लिया, ये पेन को ओपन करेंगे, ये जो रॉड है ना, इसकी जगह मैंने ये पेन रख दिया और उसको अब मैं गर्म कर रहा हूँ, तो थोड़े टाइम के बाद क्या पता चला, ये जो पेन था ये मेल्ट होके इधर ही गिर गया। ठीक है, पूरा यहीं गिर गया, और पेन का ये वाला पार्ट गर्म नहीं हुआ क्योंकि ये तो पूरा मेल्ट हो चुका था, तो इसने हीट को कंडक्ट नहीं करा, आगे नहीं गई हीट, ये यहीं पे मेल्ट हो गया। ठीक है, और जो हीट को कंडक्ट करता है वो क्या हो जाता, तो वो मेटल हो जाता। तो इससे भी पता चल रहा है कि ये जो पेन है ये एक नॉन मेटल है। ठीक है, तो ये अपन को पूरा पता चल गया कि कंडक्टिविटी होती है मेटल्स में। काय की कंडक्टिविटी, तो कंडक्टिविटी दो तरीके की होती है, एक कंडक्टिविटी टूवर्ड्स इलेक्ट्रिसिटी और एक कंडक्टिविटी टूवर्ड्स हीट। ठीक है, तो यही जो एक्टिविटी है ना, इसको थोड़ा अच्छे से करा एनसीईआरटी वालों ने। एनसीईआरटी वालों ने क्या करा, वो एक्टिविटी डिस्कस करते हैं। आपको ऐसे बोलेंगे ना कि शो दैट मेटल्स आर कंडक्टिव इन नेचर बाय एन एक्टिविटी, तो कैसे शो करोगे, वो वाली एक्टिविटी अपन देख रहे हैं। तो एनसीईआरटी वालों ने क्या करा, एक स्टैंड लिया, ये स्टैंड पे एक रॉड लगाई। ये जो रॉड है किसकी है, तो ये आयरन की रॉड है। ठीक है, और आयरन क्या होता है, मेटल, तो ये मेटल रॉड है। वही क्या उन्होंने भी कैंडल ही लिया उन्होंने, ये कैंडल, और ये इसको कैंडल को जला दिया। अब क्या किया उन्होंने, एक आयरन नेल ली, आयरन नेल, आयरन नेल मतलब ये कील होती है ना, कील, उसको लिया, और कील के ऊपर क्या करा, जो कैंडल की वैक्स जली हुई होती है ना, कैंडल की जो मैक्सेस जो मेल्ट हुई हुई वैक्स होती है, उसको कील को मतलब उसमें डिप करा, तो इसके ऊपर मतलब वो वैक्स आ गई है। ठीक है, वो जो कैंडल वाली वैक्स है, और इस कील को उठा के इन्होंने यहाँ पे स्टिक कर दिया, क्योंकि अब थोड़ी बहुत स्टिकीनेस हो जाएगी, ऊपर की जो वैक्स है ना वो थोड़ी स्टिकी होती है, उसकी वजह से उसने यहाँ पे इसको स्टिक कर दिया। ठीक है, थोड़ा सा इसको हटाएंगे, हटाएंगे तो क्या होगा, ये पूरा ही रब हो जाएगा, पर अपन ट्राई करेंगे। देखो पूरा ही रब हो गया वो, कोई नहीं, ये उन्होंने कील को यहाँ पे लगा दिया, आयरन नेल को वैक्स के साथ में। अब क्या करा, इस कैंडल को जलाया, कैंडल को जलाया तो क्या हुआ, यहाँ की हीट जो थी वो आगे बढ़ने लगी, और ये गर्म होने लगा, ये गर्म होने लगा, तो जो वैक्स है, यहाँ पे जो वैक्स है ना, वो मेल्ट हो गई, वैक्स मेल्ट हो गई, तो क्या हुआ, यहाँ पे स्टिकीनेस नहीं रही, और थोड़ी देर के बाद में कील नीचे गिर गई। ठीक है, इतनी बड़ी कील नहीं थी, इतनी तो थी। ठीक है, तो ये नीचे आके गिर गई, तो इससे पता चल रहा है कि जो हीट है वो यहाँ से लेके यहाँ तक मूव करी है, इसने ट्रांसपोर्ट करा। तो जो ट्रांसपोर्टेशन होता है मेटल की सरफेस के अंदर, उस चीज को अपन बोलते हैं कंडक्टिविटी। ठीक है, तो कंडक्टिविटी को अपन इस एक्टिविटी से शो कर सकते हैं, और ये एक्टिविटी जो है ये एनसीईआरटी वालों ने दिया है। अब कंडक्टिविटी हो गई, ठीक है, सारे मेटल्स जो होते हैं वो कंडक्टिव होते हैं, तो सबसे अच्छे कंडक्टिव मेटल्स कौन है, और कोई कोई मेटल्स ऐसे हैं जो मेटल्स कंडक्टिव तो है पर इतने अच्छे कंडक्टिविटी वाले नहीं है, जैसे वो हीट हो जाते हैं बहुत ज्यादा और इतना अच्छे से कंडक्ट नहीं करते, बहुत टाइम लेते हैं। जैसे मैं इसी रॉड को लेड का बना देता, तो ये जो चीज ड्रॉप हुई ना नीचे, 1-2 घंटे के बाद में हुई, इतना टाइम लिया, मतलब बहुत धीरे कंडक्ट कर रहा है ना। और आयरन की रॉड लगा रहा हूँ तो 2 मिनट में वो ड्रॉप हो गया। तो ये चीजें थी कंडक्टिविटी के ऊपर, मतलब मेटल्स जो थे वो अच्छे कंडक्टर थे, अच्छे कंडक्टर हैं, वो अच्छे से कंडक्ट कर भी लेते हैं, और कोई कोई मेटल जो थे वो थोड़े खराब थे, है ना। और केमिस्ट्री में ऐसा ही होता है, केमिस्ट्री में क्या होता है, सब कोई प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है, पर अचानक से एक एक्सेप्शन आता है, कहता है कि मैं तो इसमें नहीं हूँ, है ना। जैसे मर्क्यूरी, मर्क्यूरी एक मेटल है, ठीक है, और मेटल अपन को पता है कि मेटल जो होते हैं जनरली सॉलिड फॉर्म होते हैं, जैसे आपने आयरन को देखा होगा, आपने गोल्ड को देखा होगा, ये सब सॉलिड फॉर्म में होता है। पर मर्क्यूरी को देखते हो थर्मामीटर के अंदर, तो अपन क्या देखते हैं, वो लिक्विड फॉर्म में, जबकि वो मेटल है, उसमें सारी प्रॉपर्टीज है, लस्टर है उसमें, उसमें कंडक्टिविटी की प्रॉपर्टी भी है, उसमें मेलेबिलिटी भी है अगर वो जम जाता है तो ये सारी प्रॉपर्टीज होने के बावजूद वो लिक्विड स्टेट में आता है, तो ये एक्सेप्शन आ गया। तो केमिस्ट्री में आपको हर एक में कुछ ना कुछ एक्सेप्शन दिखेगा, और उसके लिए अपन को रेडी रहना है। ठीक है, कि जैसे मैंने बोला कि सारे नॉन मेटल्स नॉन कंडक्टिव होते हैं, एक अचानक से एक एक्सेप्शन आया, उसने बोला कि मैं कंडक्टिव हूँ। ठीक है, कौन एक्सेप्शन आया, ग्रेफाइट। तो ये एक्सेप्शन आते रहेंगे और एक्सेप्शन के ही क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तो चलो अपन ने ये पढ़ लिया कि कंडक्टिविटी का।
अब बेस्ट कंडक्टर कौन है, सबसे अच्छे कंडक्टर कौन होते हैं मेटल में, तो सबसे अच्छे कंडक्टर होते हैं सिल्वर, और सेकंड है सिल्वर एक तो बहुत अच्छा कंडक्टर है, और एक कॉपर बहुत ही अच्छे कंडक्टर है। सिल्वर का सिंबल क्या होता है Ag, और कॉपर का सिंबल क्या होता है Cu। तो ये तो बेस्ट है। और कुछ बैड भी होंगे, तो बैड कौन है, तो बैड है लेड और मर्क्यूरी। तो मर्क्यूरी का सिंबल है Hg और लेड का सिंबल है Pb। ठीक है, तो ये अपन के पास में आ गया बैड और बेस्ट। अब सिल्वर सबसे बेस्ट कंडक्टर है, अपन घरों में सिल्वर के वायर्स क्यों नहीं यूज करते, जो अपन के वायर्स है अगर सिल्वर सबसे बेस्ट कंडक्टर है तो बहुत कम बिल आता, सबसे अच्छे से यही तो यूज होता फिर। पर सिल्वर का एक थोड़ा ड्रॉबैक था, अच्छा कंडक्टर तो है पर हीट जैसे मतलब करंट कहीं से भी पास होता ना, करंट का अगर करंट की कंडक्टिविटी तो हो रही है अपने वायर्स में, तो करंट की कंडक्टिविटी से क्या होती है वायर्स गर्म होती है थोड़ी सी, मतलब उसके हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट बोलते हैं, आपने 8th क्लास में पढ़ा होगा कि करंट जहां से वायर से पास होता है वो वायर जो होती है वो गर्म हो जाती है, रेजिस्टेंस होता है ये सब होता है, तो उसकी वजह से वायर गर्म होती है, और वायर के गर्म होने की वजह से क्या होगा वो मेल्ट हो जाती है। तो ये जो चीज है ये मेल्ट हो जाती है, इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो है। लेकिन कॉपर जो है ना वो ऐसा नहीं है, वो मेल्ट नहीं होता, वो गर्म होता है पर मेल्ट नहीं होता। तो तभी अगर अपन सिल्वर के वायर्स घर में यूज करेंगे तो ज्यादा यूज करेंगे तो मेल्ट हो जाएगी, और कॉपर जो है वो अच्छा था, वो मेल्ट नहीं हो रहा था, तो कॉपर्स का यूज नहीं करते। ठीक है, कॉपर का यूज करते हैं सिल्वर का नहीं करते क्योंकि उसका लो मेल्टिंग पॉइंट है। ठीक है, फिर अपन आते हैं बैड पे। बैड क्यों है, तो लेड और मर्क्यूरी बहुत ही ज्यादा रेजिस्टेंस होता है इनका, और जैसे ही अपन कंडक्ट करवाते हैं तो हीट हो जाते हैं पूरे, करंट को कम कंडक्ट करते हैं हीट ज्यादा हो जाते हैं, मतलब एनर्जी का बहुत ज्यादा लॉस हो जाता है। तो ये दोनों बैड है और ये दोनों बेस्ट है। ठीक है, तो अपन को ये भी पूरा आ गया कंडक्टिविटी का। अपन ने इलेक्ट्रिसिटी का और हीट दोनों को पढ़ना है। ठीक है, मेटल्स जो होते हैं वो दोनों के लिए कंडक्टिव होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी और हीट के लिए भी। और नॉन मेटल्स क्या होते हैं, वो कंडक्टिव नहीं होते हैं, एक्सेप्शन जरूर होते हैं, एक्सेप्शन है ग्रेफाइट, और वो अपन वापस एंड में पढ़ेंगे भी कि कौन कौन से एक्सेप्शन है। अब अपन आते हैं एक्टिविटी पे, जिसमें अपन ये चेक करेंगे कि वो इलेक्ट्रिसिटी के लिए कंडक्टिव होते हैं कि नहीं, कोई भी मेटल कैसे फाइंड होगा कि वो कंडक्टिव है टुवर्ड्स इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो चलो अपन स्टार्ट करते हैं। लेट्स चेक इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। ठीक है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को कैसे चेक करेंगे, तो इसके लिए एक सिंपल सी एक्टिविटी परफॉर्म करी। क्या एक्टिविटी थी, अपन एक बल्ब लिया, ये अपन ने बल्ब लिया, ये ऐसे बल्ब, इसको ऐसे खुला रख दिया। ठीक है, यहाँ पे खुला रख दिया, और यहाँ पे अपन ने एक सेल लिया, ये अपन का सेल, और ये वायर रख दिया ऐसे, और ये वायर रख दी ऐसे। ठीक है, अब इन दोनों वायर को मैं जैसे ज्वाइन करूंगा तो क्या होगा, सर्किट कंप्लीट हो जाएगा और बल्ब ग्लो करेगा। ठीक है, डायरेक्ट ज्वाइन करूंगा तो। पर अब मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे अलग अलग सैंपल ला रहा हूँ, इसको मैंने स्पेस खाली रखा है, और इसको बोल देते हैं ए। ठीक है, अब मैं ए पे अलग अलग चीजें लाके रखूंगा, जैसे मैंने ए पे लाके रखा, ये जो ए वाला डब्बा है इसमें मैंने सिल्वर रखा, Ag सिल्वर रखा, तो मैंने क्या नोटिस करा कि बल्ब ग्लो हो रहा था, तो उसका मतलब कंडक्ट हुआ, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हुई, तभी तो Ag के अंदर से कंडक्टिव हुआ। तो मैंने यहाँ से प्रेडिक्ट करा कि Ag जो है वो कंडक्टिव है। ठीक है, और कंडक्टिव है तो कौन होगा, मेटल होगा। फिर मैंने कुछ और लाके रखा, मेरे को कुछ और मेटल का पीस दिखा, मैंने इसमें निकल लाके रखा। ठीक है, निकल Ni और निकल, निकल वाला नहीं, निकल। ठीक है, तो ये निकल ला के रखा, और वापस से मैंने देखा कि ये ग्लो हो रहा था। ठीक है, तो ये निकल में भी ग्लो हो रहा था। फिर मैं कुछ और ला के रखा, मैंने कोबाल्ट रखा, फिर मैंने जिंक रखा, सब में देखा सब में ग्लो हो रहा था। तो सब में ग्लो हो रहा है, इसका मतलब कंडक्टिविटी है इलेक्ट्रिसिटी के टूवर्ड्स, और जो भी कंडक्टिव होता है वो कौन होता है, मेटल्स। तो फिर मैंने प्रिडिक्ट करा कि ये सब मेटल्स हैं। फिर मैंने क्या करा, मैं इसको ले गया। ठीक है, फिर मैंने इसको यहाँ रखा, ये नहीं हुआ, उसका मतलब ये क्या है, ये एक नॉन मेटल है। ठीक है, ये जो मेरा पेन है वो एक नॉन मेटल है। तो इस तरीके से मैं प्रेडिक्ट करा कि कौन से जो एलिमेंट्स होंगे वो मेटल होंगे या नॉन मेटल होंगे। कंडक्टिव है, अगर उसमें डक्टिलिटी वाली प्रॉपर्टी है तो वो सब उसके हिसाब से सारी प्रॉपर्टीज आ रही है तो मेटल्स होंगे। तो अपन को ये भी पता चल गया कि क्या एक्टिविटी से उन्होंने शो करे थे। ठीक है, बेस्ट कंडक्टर और बैड कंडक्टर ये दोनों पता चल गए। अब आते हैं अपन नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ। कितनी प्रॉपर्टी पढ़ ली अभी तक अपन ने, फर्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ ली है लस्टर, फिर डक्टिलिटी, फिर अपन ने पढ़ लिया है कंडक्टिविटी भी पढ़ लिया,
ठीक है, 3 प्रॉपर्टी पढ़ी है। तो अब अपन आ रहे हैं फोर्थ प्रॉपर्टी पे। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है? फोर्थ प्रॉपर्टी है मेलिएबिलिटी। ठीक है, मेलिएबिलिटी। मेलिएबिलिटी क्या होती है? मेलिएबिलिटी का मतलब ये होता है कि कोई भी मेटल है ना, उसको अगर आप स्ट्राइक करोगे फोर्स की हेल्प से तो वो थिन शीट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैंने ऐसा बोला कि ये मैंने मेटल लिया, कोई भी मेटल है ये, ठीक है, ये मेटल लिया और उसको मैंने हैमर से स्ट्राइक करा। ये अपना हैमर, इसको मैंने बहुत देर तक स्ट्राइक करा और मैंने थोड़ी देर के बाद में क्या नोटिस करा, ये ऐसे पूरा थिन शीट बन गया। बहुत अच्छे से स्ट्राइक करा है ना, मैं बहुत अच्छे फोर्स से इसको स्ट्राइक करा है। ऐसा नहीं कि मैं आयरन को लेके बैठा हूँ, करे जा रहा हूँ, हो ही नहीं रहा है। ठीक है, तो मैंने बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्सेस को स्ट्राइक करा था, बहुत देर तक स्ट्राइक करा और मैंने नोटिस करा कि वो ऐसे फैलता रहता है। जैसे आप कभी देखते हो ना कि आपके घर में कभी रोटी बना रहे होते हैं कोई भी, तो उसको ऐसे से करते हैं, उसकी वजह से क्या होता है, वो गोल ऐसे मतलब फैलती रहती है। जितना ज्यादा फोर्स लगाओगे उतनी रोटी का सर्कल का डायमीटर बढ़ता जाता है ना। तो जितना फोर्स लगा रहे हो उतना वो थिन शीट्स में और थिन होता जा रहा है वो। तो वो जो प्रॉपर्टी है वो मेलिएबिलिटी है, वो रोटी में। ठीक है, और ये प्रॉपर्टी मेटल्स में भी होती है। और रोटी क्या है? एक नॉन मेटल है। तो पर रोटी तो कंपाउंड हो गया ना, तो अपन तो वैसे भी क्या कर रहे हैं, अपन एटम्स की बात कर रहे हैं कि एटम्स जो होगा वो मेटल होगा कि नॉन मेटल होगा कि मेटलॉइड होगा। तो रोटी को हटाओ क्योंकि वो कंपाउंड है। एग्जाम्पल लेने के लिए मैंने बोला था। ठीक है, तो ये आ गया मेलिएबिलिटी। अगर आप इस पर फोर्स लगाओगे तो थिन शीट्स में कन्वर्ट होता जाएगा। ठीक है, अब मेलिएबल सबसे ज्यादा कौन होता है? जो सबसे ज्यादा डक्टाइल होता है वही सबसे ज्यादा मेलिएबल होता है। तो जो गोल्ड है सबसे ज्यादा मेलिएबल कंपाउंड। और ये अपन को आ गया पूरा कि थिन शीट्स में जो कन्वर्जन वाली प्रॉपर्टी होती है, अगर स्ट्राइक करेंगे फोर्स का तो उसको अपन बोलेंगे मेलिएबिलिटी। तो उसको अपन कैसे बोल सकते हैं? द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स बाय विच इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू थिन शीट्स बाय अप्लाइंग सम फोर्स ऑन इट, दैट प्रॉपर्टी इज नोन एज मेलिएबिलिटी। ठीक है, तो ये अपन को पता चल गया कि मेलिएबिलिटी क्या होती है। तो अपन को ये सब पता चल गया कि मेलिएबिलिटी क्या होती है, डक्टिलिटी क्या होती है और लस्टर क्या होता है, कंडक्टिविटी क्या होती है। अब आते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे, वो है, कितनी प्रॉपर्टी हो गई है? फोर्थ। ठीक है, फिफ्थ प्रॉपर्टी पे आते हैं। फिफ्थ प्रॉपर्टी है अपन की सोनोरिटी। ठीक है, सोनोरिटी क्या होती है? सोनोरिटी लगभग सब बच्चों को ये सब प्रॉपर्टीज पता ही होगी, अपन बस रिवाइज कर रहे हैं। सोनोरिटी का मतलब होता है रिंगिंग साउंड। कभी आप सिक्का गिरता है ना, टन 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 करके बहुत जोर से आवाज आती है। कभी आप रात को सब सो रहे होते हैं ना, जैसे मेरा एग्जाम्पल दे रहा हूँ, सब सो रहे हैं अगर और मुझे अचानक से बहुत भूख लगती है, कुछ भी मैं खाने के लिए लेने जाता हूँ ना, बहुत बजते हैं वो बर्तन। ठीक है, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ ना कुछ गिरता है, और कुछ गिरता है तो एकदम पूरे ही मतलब सबकी डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाता है वो, क्योंकि वो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं जो मेरे घर में बर्तन है ना। तो जो मेटल्स होते हैं ना, वो गिरने पे या फिर किसी के स्ट्राइक होने पे रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, रिंगिंग साउंड, दे प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड व्हेन दे आर फॉलन ऑन अ पर्टिकुलर सरफेस। ठीक है, तो ये आ गया अपन का रिंगिंग साउंड। रिंगिंग साउंड जो होते हैं वो मेटल्स ही प्रोड्यूस करते हैं, नॉन मेटल्स जो होते हैं वो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस नहीं करते हैं। तो ये हाईली सोनोरस होते हैं, सारे मेटल्स जो होते हैं वो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? दे आर सोनोरस। ऐसी चीज है जो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करती है। ठीक है, अपन घर में जो बैल होती थी पुराने जमाने में ऐसे होती थी, इस टाइप से। ठीक है, वो मेटल और मतलब एक तरीके से वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के ऊपर वर्क करती थी और को ये स्ट्राइक करती थी, और वो बैल से अपन को पता चलता था। बहुत पुराने टाइम की बात है ये। जैसे ये ऐसी बेल्स यूज होती थी 2000 के आसपास, 1990 से लेकर 2000 के आसपास, है ना। अब इनको बंद कर दिया, अब तो वो जो स्पीकर वाली बेल्स होती है वो आती है। पर एट्थ में आपने इसकी वर्किंग पढ़ी होगी। ठीक है, तो वो सोनोरिटी की वजह से थी, क्योंकि मेटल्स का बनाते थे, वो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते थे, उसकी वजह से। चलो, तो अपन को ये पूरा पता चल गया कि सोनोरिटी क्या होती है। अब आते हैं अपनी नेक्स्ट चीज पे। नेक्स्ट चीज है अपन की कि वो जो मेटल्स की फिजिकल स्टेट है ना, वो हमेशा हार्ड होते हैं। ठीक है, जनरली वो हार्ड होते हैं, इसका मतलब वो जनरली सॉलिड फॉर्म में होते हैं, जनरली। ठीक है, जैसे अगर मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि ये मेटल है, तो इसको मैं गर्म करूंगा तो एक पॉइंट ऐसा आएगा ना कि पिघलेगा। तो मैं ऐसे कह रहा हूँ कि पिघलने वाला तो फिर लो लिक्विड स्टेट में हो गया, तो वो सॉलिड स्टेट नहीं है। सारे जो मेटल होते हैं वो तीन स्टेट्स में एग्जिस्ट करते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। पर मैं कह रहा हूँ जनरली, जनरली मतलब रूम टेम्परेचर पे जो स्टेट होती है वो सॉलिड होती है ना। कोई भी मेटल को आप उठाओगे तो रूम टेम्परेचर पे वो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। पर फिर से एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन कौन है? मर्क्यूरी। मर्क्यूरी जो है वो एक ऐसा मेटल है जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में रहता है।
ठीक है, तो ये हो गया सॉलिड है मतलब, और ये इसकी वजह से। अब एक और चीज, अपन पढ़ रहे हैं हार्डनेस। सारे मेटल्स जो होते हैं वो जनरली हार्ड होते हैं। हार्ड का मतलब क्या होता है, वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मतलब उनको अपन ब्रेक नहीं कर सकते, इतने हार्ड है वो। पर कोई कोई मेटल्स ऐसे हैं जो इतने सॉफ्ट होते हैं, जैसे अपन घर का नाइफ लेके उसको कट करेंगे तो कट जाएगा। आप आयरन को कट कर सकते हो कैसे, तो आप नहीं कर सकते। पर एक ऐसा पीस लिया, उसको मैंने घर के नाइफ से कट करा और वो इजीली कट हो गया। ठीक है, मतलब वो सॉफ्ट था। तो कोई कोई ऐसे मेटल्स हैं जो सॉफ्ट होते हैं, मतलब वो भी एक तरीके से एक्सेप्शन ही है। ठीक है, एक्सेप्शन, एक्स फैक्टर है उनमें। कौन कौन से मेटल्स होते हैं वो, तो वो होते हैं सोडियम और पोटेशियम। ये नाइफ से कट हो जाते हैं, मतलब ये सॉफ्ट है ना। दे कैन बी कटेड इनटू टू पीसेस विद द हेल्प ऑफ नाइफ। ठीक है, पोटेशियम और सोडियम, इनके सिंबल भी थोड़े बहुत पता होने चाहिए। तो सोडियम का सिंबल है Na और पोटेशियम का सिंबल है K। ठीक है, तो ये आ गया अपन के पास में। इसका भी हार्डनेस के हिसाब से सॉफ्ट होता है, सॉलिड होता है। ये मर्क्यूरी जो है वो एक एक्सेप्शन है, क्योंकि वो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। और हार्डनेस के हिसाब से सोडियम और पोटेशियम सॉफ्ट होते हैं, क्योंकि नाइफ की हेल्प से कट हो जाते हैं। ठीक है, तो अपन आगे चलते हैं। हार्डनेस के हिसाब से ये पूरा आ गया, मर्क्यूरी वाला भी आ गया। मेटल्स जो होता है ना, वो जनरली हाई मेल्टिंग पॉइंट वाला होता है। हाई मेल्टिंग पॉइंट मतलब जैसे मैं उसको मेल्ट करना चाहता हूँ तो बहुत हाई टेम्परेचर पे जाके वो मेल्ट होगा। जैसे आप पानी को मेल्ट करते हो, पानी का मतलब क्या होता है, आइस क्यूब। ठीक है, वाटर का आइस क्यूब जो होता है ना, ये लिक्विड स्टेट में कितने टेम्परेचर पे होता है, तो ये टेम्परेचर होता है 0 डिग्री सेल्सियस पे, ये मेल्ट हो जाता है, मतलब बहुत ही लो टेम्परेचर। पर अगर मैं मेटल की बात कर रहा हूँ तो वो है 500 से भी ऊपर, 500 डिग्री सेल्सियस के भी बहुत ज्यादा ऊपर। उसके बाद में वो जाके मेल्ट होते हैं। तो उनका मेल्टिंग पॉइंट जो है ना, वो बहुत ज्यादा हाई है ना।